बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, एक बड़ा स्कैंडल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और किस तरह सरकारी अराजी के ऊपर कब्जा किया गया और कौन माफिया इसके पीछे मुलव्वस है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें ना सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्टाफ मुलव्वस है बल्कि जो है वो प्राइवेट अफराद भी इसमें मुलव्वस हैं और सरकारी अराजी के ऊपर इन्होंने लाहौर के अंदर कब्जा किया हुआ है। खबर के मुताबिक ये है कि जी प्राइवेट अफराद और रेवेन्यू स्टाफ ने मिली भगत से साथ मैं ये बता दूँ कि हरबंसपुरा के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर कब्जा किया गया। इसी तरह अंदरून शहर की बात करें तो यहाँ पर भी कब्जा किया गया है। ये मिली भगत बताई जा रही है कि रेवेन्यू स्टाफ इसके अंदर मिला हुआ था। ये क्यों मिला हुआ है और इस माफिया इसमें कौन कौन है, तो इस हवाले से आज बात करेंगे और ख़ास तौर पर डेवलपर्स के मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। उनको कौन से ऐसे मसाइल हैं क्योंकि उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया गया। और रियल स्टेट की अगर बात करें तो इसके काम के अंदर भी ये काम भी बुरी तरह इस वक्त मुतासर है। तो आज के मैं गेस्ट का जो है वो जो मेरा पैनल है उनको मैं तारफ़ करवाता हूँ। चौधरी खुर्रम शहजाद साहब अलगनी डेवलपर के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको। और उसके साथ जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की अदरीश शेख साहब एज़ यूजुअल जो है वो सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा लाहौर रंग और इस तरह की स्टोरियाँ जो है वो ब्रेक करते हैं। ये भी इन्हीं की खबर अदरीश शेख साहब की। और इस तरह जो है वो माहिर कानून अदरान खोखर साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ये बात करेंगे। अदरीश शेख साहब की तरफ जाते हैं। अदरीश शेख साहब, एक और स्कैंडल आप सामने ले आए हैं। इस मरतबा जो हैरानकुन बात यह है कि आप बता रहे हैं कि अरबों रुपये की सरकारी राजी जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेवेन्यू स्टाफ की मिली भगत से इस पर कब्जा किया गया। एक तो ये कि बता दें ये किधर किधर है, दूसरा ये बता दें कि ये रेवेन्यू स्टाफ की मिली भगत है और तो इसके ऊपर कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। जी बिल्कुल मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सरकारी राजी एक आम जो शख्स है वो तो शायद 2-4 फुट जगह भी सरकार की जो है उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि सरकारी अमला उसके साथ मौजूद ना हो। लाहौर में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये मामला देखने में आता है हरबंसपुरा में, और मोहताज अंदाजा है ये अरबों रुपए की राजी का। अदरवाइज शायद ये खरबों रुपए से भी जायद राजी हो। हज़ारों एकड़ जो है वो लाहौर में कब्जा किया गया है स्टेट लैंड पर। और इस सिलसिले में ये आम बात कही जाती है हरबंसपुरा उसमें मुख्तलिफ इलाकों में कि वहां पर आप खड़े हों, जो रेवेन्यू स्टाफ उसको पैसे लगाएं और फौरी तौर पर आपको तामीर करने की इजाजत मिल जाती है। रियासती फौरी तौर पर हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, सूबाई महकमों की मिल्कियती जगह है जिस पर फौरी तौर पर कब्जा किया। ये महकमे कोई नहीं पूछने वाला जिनकी जगह है जो सरकारी राजी जिनकी है, जो महकमे खामोश है सारे। महकमे तो अफसरान को तो शायद इल्म नहीं होता, लेकिन जो फील्ड स्टाफ होता है उनको उनका हिस्सा पहुंचाया जाता है, जो कहना है हमारे सोर्सेज, और उसके बगैर ये कर भी नहीं सकते। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मामला है ये स्टेट लैंड के साथ साथ कब्जे का, और इसके साथ अंदरून शहर का आपने जिक्र किया। अंदरून शहर एक कदीमी इलाका है, सुनने में शायद ये लगे कि, लेकिन वहां पर जगह जो है वो शायद पाकिस्तान में से ज्यादा महंगी जगह कहीं पे नहीं है। कमर्शियल इलाका है, तिजारती इलाका है। 15 से 20 करोड़ रुपया मरला उस जगह पे है। अगर दो मकान एक बंदे ने खरीदा, दरमियान में जो गली है उसको भी साथ वो शामिल करके एक प्लाजा खड़ा कर लेता, तो वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। ये तमाम तर जो हमारी जिला इंतजामिया के अफसरान हैं वो सिर्फ फोटो सेशन करते हैं। अच्छा, इसमें ये बता दें कि शेख साहब रेवेन्यू स्टाफ के कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें जो मुलव्वस हैं, जो फील्ड स्टाफ में कौन से लोग होते हैं और उनकी इतनी पहुंच होती है कि वो सारा कुछ करवा देते हैं? जी बिल्कुल, उनकी पहुंच होती है। देखिए, सबसे निचला जो दर्जा आता है हमारे पास वो पटवारी का है। पटवारियों ने प्राइवेट लोगों को रखा हुआ है। पटवारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, उनसे ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर्स को रिपोर्ट करते हैं ये सारे, और उनको बताएंगे सब। अच्छा, अगर हम बात करें सिर्फ जिला इंतजामिया लाहौर की तो एक असिस्टेंट कमिश्नर की पूरे दिन की मसरूफियात हमें सामने आती हैं हैंडआउट्स की शक्ल में, लेकिन क्या उसमें स्टेट लैंड को वैकेट करवाने के हवाले से कोई चीज आती है? अगर कोई आती है तो वो जगह होती है कि वहां पर कब्जा करवा के ये जगह क्लियर करवाएगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा वहां पर कब्जा। तो तमाम सर स्टाफ इसमें मुलव्वस होता है। और इसमें एक और अहम तरीन चीज है, ये जो रेवेन्यू स्टाफ है इसमें दीगर भी जो अवामिल शामिल है। उसमें जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में जो है बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। अब तो हमें ये पता लगा था कि ये सारा डिजिटल हो चुका है पूरे पंजाब के अंदर, तो फिर भी ये मामला चल रहे हैं और ये डिजिटाइज हो गया, करप्शन भी डिजिटाइज होगी। करप्शन में भी जो है वो अपग्रेड हो गई है, उसमें भी जो जिद्दत आ गई है। जी बिल्कुल, सिस्टम बनाने वालों ने सर पकड़ लिया है कि एक मुल्तान में एक जगह थी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया, उसमें वो जो है टैक्स चोरी किया गया और उसकी रसीद लगाएगी 1000 रुपए की। मुल्तान में प्रॉपर्टी है, गुजरांवाला की 1000 रुपए की रसीद लगाएगी, और वो जब इसको सारा इंदराज किया जाता है प्रॉपर्टी का टैक्स देके ऑनलाइन डिजिटाइज तरीके में, तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी सामने बनकर आ जाता है। लेकिन उन्होंने सिस्टम को ऐसा पकड़ लिया, करप्ट माफिया ने ऐसी अजीबोगरीब करप्शन, यानी कोई ना कोई उन्होंने अपना हल निकाल लिया, करप्शन कैसे वेरीफाई करवा दिया। 1000 की रसीद से 80 लाख रुपए की पेमेंट को 1000 रुपए से। ये भी आपने एक स्टोरी ब्रेक की है, इसके ऊपर कुछ हुआ?
इस पर फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। फास्ट इंक्वायरी भी नहीं हुई। इंक्वायरी इस सिलसिले में मेंबर टैक्सीज पंजाब हैं, जमान दबा दिया जाएगा एज यूजुअल जिस तरह होते हैं। देखिए, लेकिन ये जो मैं चौधरी खुर्रम शहजाद साहब की तरफ जाना चाहता हूँ कि ये तो खुद डेवलपर हैं और इनका ये काम है, और जिस तरह जो अभी इस वक्त बताया जा रहा है कि 30% जो है टैक्स खरीदो फरोख्त के ऊपर है, तो आप इस वक्त क्या सूरत हाल है प्रॉपर्टी की, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल जी, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया है कि मुख्तलिफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से स्टार्ट होता है हमारा काम भी, तो जिस तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये हमारा काम स्टार्ट होता है और कंप्यूटराइज सिस्टम ना होने की वजह से बहुत सारे लैब्स हैं, और लोग ऑलरेडी जो डेवलपर है वो पहले अदारों से और मुख्तलिफ लोगों से मैनेजमेंट करके डेवलपमेंट करना चाह रहा था, लाहौर में प्रोजेक्ट बना रहा था या पंजाब में प्रोजेक्ट बन रहे थे, लेकिन अब आपको पता है कि टैक्स लगने से वो बिल्कुल ही काम ठप हो गया है। अब पंजाब में या पाकिस्तान में ना ओवरसीज़ बंदा पैसे भेज रहा है, उनको पता है अगर हम पैसे पाकिस्तान में भेजेंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी परचेज़ की जाएगी उस पर टैक्स इतना है कि उनको कोई उस पर फ़ायदा नहीं है, तो वो अपने पैसे भी पाकिस्तान में भेजना बंद हो गए हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी भी में कम हो जाएंगे फिर तो। जी बिल्कुल, इसमें डिस्टर्बेंस आएगी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमारे इदारों को, इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रेगुलेट होना चाहिए, और उसके बाद हमारा जितना भी निज़ाम है कंप्यूटराइज कहा जाता है लेकिन कंप्यूटराइज है नहीं, इनको कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है ताकि डेवलपर महफूज तरीके से काम करे, लोगों का सरमाया महफूज हो। डेवलपर्स को किस किस्म का जो काम पड़ता है रेवेन्यू से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, किस किस्म के आपके काम होते हैं? जी, लैंड से लेकर उसकी अप्रूवल तक जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, ये लैंड और रेवेन्यू और मुख्तलिफ इदारों से ही हमारी अप्रूवल वगैरह होती हैं, तो ये सारा अल्टीमेटली जो काम है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमारा। शेख साहब, यहाँ पर खुर्रम शहजाद साहब ने कहा कि डिजिटल कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं, अभी कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, तो अभी तो आप अभी बता रहे थे कि ये सारा हो चुका है, तो फिर क्या वजह है? अब ये सब ये डिजिटाइजेशन शुरू की गई थी कुछ साल कबल, और इस सिलसिले में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बनाई गई, लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। तो बहुत से मुआवजात लाहौर में ऐसे हैं जो कि डिजिटाइज हो चुके हैं। 150 से ज़ायद मुआवजात लाहौर में ऐसे हैं जो तहाल डिजिटाइज नहीं हो सके, और जब ये डिजिटाइज हो जाएंगे तो दाल रोटी बंद हो जाएगी इन पटवारियों की, शायद इसलिए इसको स्लो किया जा रहा है। पल से सिलसिले में एक बड़ा वो इंटरनेशनल वो फंडेड प्रोजेक्ट है, उसको वो जो है रोका जा रहा है। इसमें एक और मैं चीज़ ऐड कर दूं कि एक ज़मीन जब मैंने खरीदनी हो, कहीं पे आपने किसी ने खरीदनी हो, तो सबसे पहले हम पटवार खाने से उसकी हम तस्दीक करवाते हैं कि जिससे खरीदना है वो मालिक असल है। उसके बाद हम उसे बैक की फ़र्ज लेते हैं, उसके बाद हम उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, वहाँ पर हमें रेवेन्यू स्टाफ, उसके बाद हमने निशानदेही करवानी है, उसके बाद हमने उसकी कंसोलिडेशन करवानी है, उसके बाद उसके नक्शे पास करवाने एक एक जगह पर। और ये हमारे साथ बैठे हैं खुर्रम शहजाद साहब, ये बता दें कि बगैर क्या पैसे लगाए इनकी फाइल मूव करती है? बिल्कुल, वो तो किसी महकमे नहीं हो, किसी महकमे के अंदर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, मैं आता हूँ, अदनान खोखर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अदनान खोखर साहब, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें तो स्टाफ की मिली भगत से जो है वो जो सरकारी राजी है, हरबंसपुरा की बात कर लें या अंदरून शहर की बात कर लें, तो लाहौर में एक बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया जाता है, और बिल्कुल कब्जा कराने के बाद फिर जो है वो फरोख्त भी कर दी जाती है। तो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू ब्रदर। भाईजान, ये जो लैंड रेवेन्यू के इश्यूज हैं, इनको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए समझना पड़ेगा कि जो डिजिटलाइजेशन की गई थी, वो डिजिटलाइजेशन में बहुत सारे लैकुनास छोड़े गए, और जो मेन कंसर्न्स थे लैंड रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के सिलसिले में, वो मेन इश्यूज को तो टच ही नहीं किया गया। 1972 में लैंड रिफॉर्म्स आई और वो कंटिन्यू की, और 1977 में फिर लैंड रिफॉर्म सेकेंड टाइम आई। इन लैंड रिफॉर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव्स को जब हम समझते हैं तो उसमें शामिल था कि जो बड़ी बड़ी ज्वाइंट होल्डिंग्स हैं, इन ज्वाइंट होल्डिंग्स को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके प्लॉट सिस्टम पे इसको लेके आना था। प्लॉट सिस्टम का ये फायदा होना था कि जो लिटिगेशन बिटवीन पार्टीज होती है उसने बड़ा शॉर्ट अप हो जाना था। अब हम मोस्टली देख रहे होते हैं कि एक शख्स जिसको कोई भी माफिया कब्जे से निकाल देता है, तो कानून ये कहता है कि ज्वाइंट होल्डिंग में उसको तमाम शेयर होल्डर्स को उस दावा में पार्टी बनाना पड़ता है, जो कि एक हजार पार्टीज के खिलाफ एक दावा चलता है, और एक छोटा सा डिस्प्यूट 4 नस्लों में हल नहीं होता। तो लैंड रिफॉर्म्स के तहत ये तय किया गया था कि प्लॉट सिस्टम जो है वो सर्वेस को छोटा करके प्लॉट सिस्टम पे लेके आया जाएगा ताकि लिटिगेशन आसान हो। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन की गई है, इसमें वो ज्वाइंट होल्डिंग के कंसेप्ट को ठीक ही नहीं किया गया।
अब होता क्या है कि इन मामलात की वजह से ये अब हमें बताया जाता है कि सैटेलाइट जीपीएस इमेजिंग और स्नैपशॉट्स के जरिए उन्होंने लैंड आइडेंटिफिकेशन को बेहतर किया है, जिसकी वजह से इश्यूज हल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत में डिजिटलाइजेशन में जो मेन लकूना थे उनको पूरी नहीं किया गया। जहां तक तो लेकिन अदनान साहब यहाँ पर सवाल ये है कि वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग जब कब्जा हो जाता है और जब ये केस जाता है तो उसके ऊपर भी तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, वहां पर भी तो कई साल लग जाते हैं, इंसाफ ही नहीं मिलता। उसकी मेन वजूहात ही ये हैं कि ज्वाइंट होल्डिंग में उस ज्वाइंट होल्डिंग के तमाम शेयर होल्डर्स को पार्टी बनाना पड़ता है उस दावे में, और जब उन सबको बनाया जाता है तो ड्यू कोर्स में जब उनसे रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावा लेंगे, एविडेंसेस आएंगी, और डेफिनेटली वो मामला 4 नस्लों में हल नहीं किया जा सकता है। और इसका हल भी लैंड रिफॉर्म्स में बता दिया गया था कि मेन ऑब्जेक्टिव्स में ये चीजें शामिल थी। अब 77 के बाद इसमें काम ही नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 72 में ये इनिशिएटिव लिया, उसके बाद में कोई काम ही नहीं किया गया। डिजिटलाइजेशन आई, हमें लगा कि शायद इन चीजों पे गौर किया जाएगा, और ये टेक्निकल लैकुनाज हैं जो आम पब्लिक के इल्म में नहीं होते। ये ऐसे लैकुनाज हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती ही नहीं है, कोर्ट्स इनइफेक्टिव हो गई हैं, और कोर्ट्स का काम है सिर्फ जो मौजूदा कानून होता है उसको इंटरप्रेट करना। कोर्ट नया कानून पैदा नहीं कर सकती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली मुकन्ना की और हुकूमत की जिम्मेदारान की नाअहली है। मैं समझता हूँ कि इस मामले को कभी भी हल ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जनाब साहब ठीक है। मैं खुर्रम शहजाद साहब से पूछता हूँ। खुर्रम शहजाद साहब बताएं, कोई आपकी इस हवाले से कोई आपकी भी कोई तंजीम है, और उस तंजीम के लेवल के साथ आप सतह के ऊपर आप आला हकाम से के साथ जाकर मिल लें और अपने जो मसाइल उनके सामने रखें, जिस तरह मुख्तलिफ जो है वो सोसाइटीज़ की तंजीमें होती हैं? जी बिल्कुल, डेवलपर्स की भी एक तंजीम बनाई जा रही है, इसका इनेकाद किया गया है। आप देखेंगे जल्दी जिस तरह मसाइल बढ़ गए हैं तो अब इसकी ज़रूरत महसूस की गई है कि एक तंजीम साजी की जाए और गवर्नमेंट के सामने अपनी इस इंडस्ट्री के मुतालबात को रखा जाए और मनवाया जाए। आप देखेंगे जल्दी इंशाल्लाह ताला एक तंजीम अमल में आएगी, कायम होगी, और फिर वो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के साथ इन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा वापस आते हैं और इस अहम इशू के ऊपर बात करते हैं। वेलकम नाज़रीन, हम जो है वो किस तरह कब्ज़ा माफिया ने लाहौर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सरकारी अराज़ी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अदरीस शेख साहब से पूछते हैं। अदरीस शेख साहब बताएं कि अभी तक कोई ऐसी जगह वागज़ार करवाई गई है और क्या क्या रेवन्यू की जानब से, उनके अफसरान की जानब से कार्रवाइयाँ की गई हैं? वागज़ार करवाने की अगर बात की जाए फ़ोटो सेशन की हद तक, तो रोज़ाना लाहौर में कई कनाल, दर्जनों कनाल वागज़ार करवाई जाती है, लेकिन क्या इस चीज़ को श्योर किया जाता है कि वहाँ पर दोबारा कब्जा ना हो? क्या मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस चीज़ को श्योर करते हैं? जिन लोगों ने कब्जा किया उनको इतनी सख्त सजा दिलवाई जाए कि आइंदा से कोई जुर्म ना करे। तो सजा है क्या? वैसे है कोई सजा, सख्त सजा? बिल्कुल सजा है। देखिए, एक सरकारी अराजी के ऊपर एक बंदा कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ जो मुकदमे का अंदराज हो उसको इतना फास्ट और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए कि बाकी जो लोग सरकारी अराजी के ऊपर नजर रखकर बैठे हैं वो उनको खौफ आए कि वो उस तरफ ना जा सकें। दूसरा, ये जो रेवेन्यू स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चलती हैं, और ये जो पटवारी हैं इतने तगड़े हैं मियां साहब, इतने को तगड़े हैं कि बहुत से लाहौर के ऐसे पटवारी हैं उनको मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स भी नहीं तब्दील करवा सकते। लेकिन इस वक्त लाहौर में एक दबंग ब्यूरोक्रेट आए हैं, मोहम्मद जुमान भट्टू साहब, के कमिश्नर रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी फूड रहे, और बहुत से जो है डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया। इस वक्त उन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि रेवेन्यू के हवाले से, रिकवरी के हवाले से वो पूरे दबंग तरीके से, ये तो आप कई दफ़ा खबर भी दे चुके हैं कि रिकवरी मुकम्मल, ये रिकवरी करने में नाकाम रहे हैं। जी बिल्कुल, रिकवरी करने में नाकाम रहे। उस हवाले से जो है तमाम तर एक एक रजिस्ट्री को, जो कि बड़ी ये किताबी बात लगती है, एक एक डॉक्यूमेंट अब चेक किया जा रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो कि ये टैक्सेस डिपार्टमेंट जिसके मेंबर जुमान भट्टू वो चेक करते हैं। और पूरे पंजाब में सब रजिस्ट्रार जो कि पीएमएस अफसरान हैं, और ये वही हैं जो कल को जाके एसीडीसी लगेंगे, उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं। ये मेंबर टैक्सेस पंजाब की जानिब से 5 सब रजिस्ट्रार, इसमें आप मुल्तान की जैसे हम बात कर रहे थे, आफाक मोरिसा, लाहौर में इमरान नसीर एक सब रजिस्ट्रार है दादागंज बख्श टाउन का, उसने एक 3 मंजिला प्लाजा था
जिसकी रजिस्ट्री बनती थी कई करोड़ रुपए की, उसने उसको सफेदा प्लाट बनाकर उसकी रजिस्ट्री मंजूर कर दी, उसके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर मुरीदके में, फिरोजवाला में, शेखुपुरा में बहुत से नाम हैं, इसमें आजम गुज्जर है, अब इसके साथ साथ जो है असलम गुज्जर है, आजम मुगल है, ये सब रजिस्ट्रार, उनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इशू था, पीडा एक्ट तो कई साल पेंडिंग रहता है, हालांकि उसका टाइम एक मखसूस टाइम के अंदर वो इंक्वायरी करनी होती है। ये तो पीडा एक्ट का मतलब ये है कि वो रेस्ट एक्ट। ये साहब आपने एक बड़ी हसास किस्म की बात की है, लेकिन वो ये जो पीडा एक्ट किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माजरत चाहूँगा। इसमें डिटेल में मैं ये चाहूँगा कि पीडा के ऊपर बात होनी चाहिए कि पीडा को अफसरान भी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और पीडा लगता नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल देखने में ये लग रहा है कि ये पीडा लगेगा इन तमाम तर सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री मर्डर, ADLR जो है इन तमाम तर अफराद के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से वो मेंबर टैक्सेस पंजाब लाहौर की पंजाब की एक रजिस्ट्री को चेक करते हैं, ज़रा सा उनको पता लगता है और वो फौरन उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और इस वक्त वाकई खौफजदा है रेवेन्यू स्टाफ जो है वो मेंबर टैक्स। नहीं, रेवेन्यू स्टाफ खौफजदा तो है, लेकिन कुछ हो भी तो ना इनके खिलाफ। अच्छा, इस सिलसिले में भी उतराए कहते हैं कि शायद वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मौजूदा मेंबर साहब जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे, उसके बाद करते रहेंगे। लेकिन जब एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है किसी एक हायर फोरम की जाने से, उसको वापस नहीं लिया जाता, जैसे इन्होंने टोटो, लेकिन वो पेंडिंग तो कर दी जाता है ना। मैंने देखा है बड़े बड़े महकमों के अंदर बड़ी बड़ी इंक्वायरीज हो शुरू होती हैं, वो फिर पेंडिंग हो जाती है, कई साल वो पेंडिंग रहती हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये तो ये सिस्टम है। और खुरूब शहजाद साहब से पूछ लेते हैं कि आपने कहा कि हर इदारे में इस तरह है, आपके क्या मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर जब जो है वो टैक्स बड़े हैं आपके ऊपर लागू किए गए, तो कितना इस वक्त आपको ये इस बिज़नेस में नुकसान हुआ है, या आप समझते हैं कि ये नीचे दर्जे के ऊपर आ चुका है? देखिए, सबसे पहले तो नुकसान मैं समझता हूँ डेवलपर से ज़्यादा हमारे एंड यूज़र का हुआ है, जो अब प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ नहीं कर सकता। अब जबकि रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन टैक्सेस की वजह से लोग अब अपना घर बनाने का ख्वाब भूलते जा रहे हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ गया है, जो पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं की अच्छा, ओवरसीज उनको तो फ़ायदा कोई नहीं होगा अगर वो इधर भेजते हैं पैसा, तो फिर जो टैक्स लगा दिया गया उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। ओवरसीज़ तो पाकिस्तान में पैसा भेज नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है वो पैसा यहाँ भेजेगा, टैक्सेस की वजह से उसको कुछ उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनती, तो अब ओवरसीज़ की तरफ से पाकिस्तान में पैसा आना बंद हो गया है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को और हमारे गवर्नमेंट इदारों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बहाली की तरफ जाए। और पाकिस्तान में जितना बड़ा सेक्टर है जिसका कोई पुसाने हाल नहीं है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। इवन स्टेट बैंक को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसी अथॉरिटी बैक एंड पे रह के बनाए कि लोगों को अपना घर बनाना और इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर महसूस हो पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। अदनान खोकर साहब से पूछते हैं, क्योंकि वो इस तरह के केस करते हैं, माहिर कानून है। अदनान खोकर साहब, बताइएगा कि एक बहुत बड़ा मसला सोसाइटी में ये भी है कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ जो है वो भाई हैं, उनका अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है तो उसको उस पर कब्जा कर लिया जाता है। एक तो ये है कि वो बेचारे कई साल लड़ते रहते हैं। इस तरह के आपने कितने केसेस किए हैं, क्या उनको कोई रिलीफ मिलता है? और दूसरा साथ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो है वो क्या आपके पास कोई तादाद है इन केसेस की, कितने केसेस पेंडिंग है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और अगर उनकी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी है लाहौर के अंदर तो उस पर कब्जा कर लिया गया? कोई दादोशुमार भी बताएंगे मोहतात अंदाजे के मुताबिक? जी, इसमें जो ओवरसीज इश्यूज हैं, इस ओवरसीज लोगों के मसाइल को लेकर ओवरसीज कोर्ट्स जो हैं वो स्पेशली डेजिग्नेट की गई हैं, और डिस्ट्रिक्ट लाहौर में भी ओवरसीज कोर्ट फंक्शन कर रही हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि आप कोर्ट्स जितनी मर्जी बना लें और जितनी मर्जी उनसे इफेक्टिवली केसेस को प्रोसीड करवा लें, अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है और उसमें लैकुनाज हैं, उसमें मसाइल हैं, तो ये चीज़ें हल नहीं होंगी। देखिए, अभी मेरे दोस्त जो हैं बात कर रहे थे कि कुछ ऑफिसर्स के बारे में भी कर रहे थे। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा कौमी वतीरा बन गया कि हमेशा हम एक मसीहा की तलाश में रहते हैं कि कोई भी आएगा। लेकिन इमरान खोखर साहब, सिस्टम तो नहीं बनेगा। अब सिस्टम की अगर बात करें तो पटवारी के नाम से लोगों को खौफ आता है, क्योंकि पटवारी एक ऐसा नाम बन चुका है। मैं कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता, लेकिन नाम जब कोई सुनता है पटवारी का तो वो वैसे खौफजदा हो जाता है कि पता नहीं उसका काम होना या नहीं होना। जी, इससे बढ़कर एक बात देखिए कि 2017 में एक केस आया था, मोहम्मद अदनान केस, जो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अब्दुल अजीज साहब ने उसको डिसाइड किया और तय पाया कि ये जो प्राइवेट मुंशी काम करते हैं ये आज तक खत्म नहीं हो सके। इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम किए, आज तक खत्म नहीं हो सके ये। और आपने इस पे बहुत ज्यादा आवाज उठाई है, लाहौर रंग, और लाहौर रंग ने तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन अब
फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्या है, इफ वी डोंट टच द रूट ऑफ द इशू देन वी कैन नॉट रिजोल्व इट। रूट ऑफ द इशू ये है कि एक पटवारी सफिशिएंट नहीं होता है एक मौजा के तमाम मामलात को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। अब अगर वो पटवारी जो है, अगर आप उसको कहें कि आपने प्राइवेट लोग क्यों रखे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अदरवाइज चीजों को मैनेज, अफेयर्स को मैनेज कर नहीं सकता, आई नीड द हेल्प ऑफ एडिशनल सबऑर्डिनेट। वो एडिशनल सबऑर्डिनेट्स के लिए आज तक बीओआर ने कोई स्टेप नहीं लिया, और तमाम ऑफिसर नीचे से लेकर ऊपर तक सब जानते हैं कि वन पटवारी इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेकिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स और एंड फॉर कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। ये तमाम जो इश्यूज हैं, ये इन चीजों का पता है बीओआर को, लेकिन बीओआर क्या करे यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पटवारी हैं ये तो अपने हलके के जो है वो एमपी हैं, उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं, सियासी मुहिमात के लिए जो है पैसे देते हैं, बैनर्स लगाते हैं। ये किसको नहीं पता, हर एक हुकूमत में हर एक बंदे को और हर आला शख्स को उस वक्त हुकूमत को पता होता है इस मामले के ऊपर, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता। ये सिस्टम चलता रहता है और ये सिस्टम कई सालों से चल रहा है, इसको किसने ठीक जी करना? आप दुरुस्त कह रहे हैं। मजीद अब पटवारी के नाम से तो बिल्कुल एक नफरत पाई जाती है, जो कि राइटली और रॉन्गली लेकिन पाई जाती है। लेकिन इससे हटके आप पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी PLRA बनाई गई थी। अब उसकी कारकर्दगी को अगर हम देखें तो मैंने बताया कि अरबों का बजट लगा दिया गया, लेकिन जो मेन कंसर्न था लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, उस मेन कंसर्न को तो हल ही नहीं किया गया। और वो मेन कंसर्न यही था कि जो ज्वाइंट होल्डिंग्स होती हैं, अब ओवरसीज पाकिस्तानी एक जगह खरीदते हैं, अनफॉर्चुनेटली पता चलता है उस पर कब्जा हो जाता है, और कब्जा करने वाले वो ही उस ही ज्वाइंट होल्डिंग के शेयर होल्डर्स होते हैं। और अगर शेयर होल्डर भाईजान कब्जा कर ले तो आप 4 नस्लों तक उसका कब्जा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और ये मसले को हल करना था। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाज कैपेबल इनफ टू रिजॉल्व दिस इशू, क्योंकि जब आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए जब आपने तमाम जमीनों का सैटेलाइट व्यू रख लिया है अपने पास, उसके बाद में आपको क्या प्रॉब्लम है कि इन ज्वाइंट होल्डिंग को स्मार्ट सर्वे नंबर देने में, और स्मार्ट सर्वे नंबर दे देंगे तो ये तमाम इश्यूज, मैं आपको एक गारंटी से कहता हूं कि ये जो इश्यूज हैं रेवेन्यू के रिलेटेड और कब्जों के रिलेटेड, अगर आप ये एक स्टेप ले लें तो 50% इसमें डिक्रीज आ जाएगा लिटिगेशन में और इन प्रॉब्लम्स में। आपने मेरे से पूछा कि इस वक्त सिविल केसेस की क्या इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों रिकॉर्ड्स की कंपाइलिंग चल रही थी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ये फिगर्स हैं कि 50 लाख दीवानी केसेस सिर्फ शहर लाहौर में 50 लाख हैं। 50 लाख, तो अगर हमारी 2 करोड़ की आबादी है तो आप हिसाब लगा लें कि हर तीसरा शख्स जो है वो, या हर चौथा शख्स जो है वो लिटिगेशन में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा। अगर ये हमारे इस शहर का हाल है तो आप देखें हम किधर जा रहे हैं। तो बिल्कुल राइट टाइम टू क्लिक द गन एंड टू टेक द रियल कॉन्क्रीट स्टेप्स टुवर्ड बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम्स। ये आप हीरोइक से हमें निकलना पड़ेगा कि कोई अफसर आएगा और वो आके आपने देखे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ दोबारा वापस आता हूँ। खुर्रम शहजाद साहब से जरा इस मामले के ऊपर बात कर लूँ। 50 लाख केसेस बताए जा रहे हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग है, और आप चूँकि खुद डेवलपर है, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस तरह की शिकायत मसूल होती हैं? जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर, और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पैनिक हैं और बहुत डरे हुए हैं लोग, और इस चीज़ को मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों के ऊपर रिजॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट को कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो इस चीज़ को देखे और इस मैटर्स को रिजॉल्व करवाए। देखिए 50 लाख लोग अगर डिस्टर्ब हैं सिर्फ लैंड रिकॉर्ड की वजह से, तो ये 50 लाख फैमिलीज़ हैं, ये 50 लाख लोग नहीं हैं सर। और ये भी मुझे बताएं कि अगर ट्रस्ट ख़त्म होता जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, तो फिर आगे फ्यूचर में मज़ीद वो तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? जी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हमें। मैं समझता हूँ इसके ऊपर फौरी तौर पे काम होना चाहिए, और हमारी जितनी भी रेगुलेटर अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये मामला को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया। अच्छा ये बता दें कि जो टैक्स का नफाज लगाया गया ये कितना होना चाहिए, कितने % होना चाहिए जो आपको काबिल कबूल है? देखिए पूरी दुनिया में जो रियल एस्टेट है उसको इनकरेज किया जाता है,
और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री को ऑनर ही नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है वो रियल एस्टेट से किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान में इसको एक इंडस्ट्री का की हैसियत मिलनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो बॉडीज़ हैं उनको इफेक्टिव करना चाहिए ताकि लोग सिक्योरिटी के साथ तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में तो पैसा इस वक्त तो डेवलपर खुद खौफजदा होंगे कि वो इन्वेस्टमेंट वो तो नहीं कर रहे होंगे, जी बिल्कुल ऐसे हालात हैं। लेकिन क्योंकि अब आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अब देखें ना, हमने भी एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अलगनी डेवलपर फेज़ 7 के नाम से। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करना पड़ा है। हमारा देखें 9,50,000 में 3 मरले का प्लॉट हम देने जा रहे हैं, जबकि यही प्लॉट लाहौर में कहाँ कहाँ प्राइसेस पहुँच चुकी हैं कि किसी भी तरह हम जो हमारा डिमांड है हम उसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकें। हमारे तो इसमें तो आपको लॉस होगा, फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, प्रॉफिटेबिलिटी के बगैर इस टाइम ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जो इस वक्त सूरत बन चुकी जी जी जी, ताकि किसी तरह हम इंडस्ट्री की सपोर्ट कर सकें, किसी तरीके से हम डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर सकें। तो कैसे आपके जो है वो मसाइल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ही है, क्योंकि अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट के अदारे इस चीज़ के ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करें। बिल्कुल। अदनीश शेख साहब, पटवारी के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि ये जो प्राइवेट अफराद साथ रखे जाते हैं, ये क्या अभी तक ये इसका खात्मा नहीं हो सका? तो इस बारे में कोई आला अदलिया के हकामात भी हैं कि ये नहीं रख सकते, तो क्या वजह है? मजबूरी है, मैन पावर नहीं इनको दी जाती, पटवारी मजबूर है, काम ज़्यादा है, और ये फिर उनकी तनख्वाहें कहाँ से आती हैं? ये सारा क्या मामला है? मियाँ साहब, आपकी बात के दो हिस्सों में जवाब दूंगा। एक पहले तो ये कि केसेस कम कैसे होंगे। इंतहाई इज़्ज़त के साथ मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर अदालतें हुक्म इम्तनाई देना बंद कर दें या हुक्म इम्तनाई नस्लों तक ना चले तो आधे से ज़ायद केसेस फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। कोई बंदा एक जगह पर कब्जा करता है, उसके बाद हुक्म इम्तनाई लेकर बैठ जाता है तो नस्लें चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों से डिस्टर्ब होते हैं। अब दूसरी जो आपने पटवारियों की बात की, अगर एक पटवारी को इतना ही ज़्यादा मसला है तो 15-15, 20-20 साल से एक एक पटवारी एक मौजे में क्यों बैठा हुआ है? वो वहाँ पर पसंद ही नहीं करता कोई और आए। और अगर उसने वहाँ पर स्टाफ रखे हुए हैं, अगर उसने मुंशी रखे हैं, उनको पास से तो नहीं देगा वो। तो अगर ये कहा जाता है कि पटवारी जो है वो उसके रेवेन्यू के कमाऊपूत हैं, तो पटवारी के कमाऊपूत तो वो प्राइवेट लोग हैं। एक बंदा, अच्छा इसमें एक अहम तरीन चीज़ आती है पर्चा रजिस्ट्री। हर एक शहरी की जब वो रजिस्ट्री करवाता है, उस इंतकाल की फीस उसमें दर्ज है, उसने जमा करवा दी, लेकिन कम से कम 5,000 रुपये रेट है एक इंतकाल का, जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें कोई लकूना ना हो, कोई कमी ना हो, क्लियर रजिस्ट्री का। और जब विरासत की बात आ जाए तो 50 से 60,000 रुपये लाहौर के पटवार खानों में रेट है विरासत का। आप निशानदेही 1 लाख रुपए से कम निशानदेही नहीं करते, बड़ी सीधी सीधी निशानदेही हो 50,000 उसका वो लेते हैं। तो हर एक चीज़ का तो रेट रखे हुए हैं, ये तो मोते नहीं छोड़ते। अगर ये नहीं काम कर सकते तो छोड़ दें पटवारी कहीं और लग जाए, छोटे मुआवजात में लग जाए, मुआवजात की तकसीम करवाने एक एक मोते में 3-3, 4-4 पटवारी लग जाए। पटवारी छोड़ते भी तो नहीं है ये अपने। बिल्कुल, मैं यहाँ से टाइम का मैं बात करना चाहता हूँ अदनान खोखर साहब से। अदनान खोखर साहब से शॉर्ट, अदनान खोखर साहब आपसे एक क्वेश्चन है कि हुक्म इम्तनाई भी तो आप लेकर देते हैं तो फिर कई कई सालों तक चलता है, तो इसके ऊपर एक शॉर्टली एक जवाब दे दें। देखिए, मैं डिफेंड नहीं करूंगा, जुडिशरी में भी डेफिनेटली इश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन मैं अगेन इस चीज पे जोर देना चाहूंगा कि ये जो हुक्म इम्तनाई है, बेशक इस पे आला अदलिया के भी फैसले आ चुके हैं। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज भी सेट किए हुए हैं कि ये एज ए मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी स्टेज जो है वो जारी करने की वजीद जो है वो अदलिया में खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए, रियल एस्टेट का जो काम है वो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन है और तमाम इकोनॉमी इस पे बेस कर रही है। और फ्रॉम द लास्ट पास्ट 1 डेकेड हमने देखा है कि रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है, जो तमाम इंडस्ट्रीज इसके साथ लिंक हैं, वो इस मुल्क का की मुआशियात का पहिया। बिल्कुल अदनान खोखर साहब, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सवर होती है। यहाँ पर टाइम कम है, इंशाल्लाह जो है वो इसके ऊपर फिर भी हम बात करेंगे। अदनान खोखर साहब हमारे कानून हमारे साथ मौजूद थे और चौधरी खुर्रम शहजाद साहब डेवलपर अलगनी के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद थे। उनके जो मसाइल, उन्होंने अपने मसाइल बताए। और इसी तरह अदरीश शेख साहब सीनियर सहाफ़ी और नुमाइंदा लाहौर रंग जो रेवन्यू बीट करते हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था किस तरह कब्ज़ा किया गया। तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक पेशरफ्त हो चुकी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। लाहौर के हवाले से अगर PMA लाहौर के इलेक्शन की अगर बात करें तो इसके ऊपर जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर जो है वो शाहद बलक साहब एक मरतबा फिर सदर आए हैं। इससे पहले
पहले वो जनरल सेक्रेटरी थे, और कौन कौन से जो है वो मेंबर मुंतखब हुए हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और बिला मुकाबला जो है वो ये इसमें जो अरकान मुंतखब हुए हैं उनका मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले बात करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब, सदर लाहौर PMA मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला, और इनकी अगर बात करें तो एक वसी तजर्बा हेल्थ के ऊपर इनका है। और उसके साथ नायब सदर डॉक्टर अमजद नईम अख्तर साहब मुंतखब हुए हैं। इसी तरह अगर नायब सदर खातून की बात करें तो डॉक्टर बुशरा हक, जनरल सेक्रेटरी की अगर बात करें तो डॉक्टर वाजिद अली, फिनांस सेक्रेटरी डॉक्टर इरम शहजादी, और अगर दीगर मेंबर्स की बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी मर्द डॉक्टर सैयद सलमान काजमी, इनका भी अगर बात करें तो हमेशा जो डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए सबसे आगे होते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी खातून डॉक्टर मरियम फातिमा भी जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। और PMA पाकिस्तान लाहौर की अगर बात करें तो क्या मुंतखब होने के बाद ये किस तरह कम्युनिटी के मसाइल को, और जो शोबा सेहत की अगर बात करें हमेशा जो है वो उनके मसाइल के ऊपर गहरी जो है वो नज़र रखते हैं, उन मामलात को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो नए मुंतखब सदर प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक से बात करते हैं। डॉक्टर शाहद मलिक साहब बताइएगा कि एक तो आपके तमाम जो है वो मेंबर्स उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, और अब असल में आपका इम्तहान शुरू हो चुका है। कम्युनिटी के लिए क्या काम करेंगे और शोबा सेहत की बेहतरी के लिए क्या करेंगे? मियां साहब, हमारा तो चार्टर आपको पता ही है, आप तो कोना मुश्किल सरापी हैं, पहले ही बात होती रहती है आपसे। हमारे मसाइल इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं और लैक ऑफ फंडिंग के हैं। सूरत हाल यह है कि इस वक्त मेडिकल एजुकेशन भी बर्बादी के आखिरी किनारे पे पहुंच चुकी है, और मेडिकल जो डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर भी मसाइल की भरमार है। तो हम तो इसी मोटो पर चलेंगे कि किसी तरीके से ये जो सिस्टम के अंदर डेंट पड़ चुके हैं, ये डेंट की रिड्रेसल हो जाए। उसके लिए हमें हमेशा से मीडिया का ताउन शामिल रहा है, अब भी शामिल रहेगा। हमने मेडिकल एजुकेशन के अंदर जो एरर्स है उसको ठीक करना है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के ऊपर साफ बातें करनी है और रिकमेंडेशन देनी है। इस वक्त हेल्थ और एजुकेशन दो शोबे पाकिस्तान के बहुत प्रॉब्लम के अंदर है। हम अपने पूरे टीयर्स के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, सेंटर, पंजाब और जिला ब्रांचों तक, ये सारे काम होते हैं। डॉक्टर शाहद मलिक साहब, ऐसा वक्त आ चुका है कि लोग इससे पहले अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त तो जो है वो आपके सामने सूरत हाल नौकरी नहीं है, और अब तो आहिस्ता आहिस्ता लोग ये चाहते नहीं है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। बिल्कुल, ये सब आपने बिल्कुल एक ऐसा इरिटेटिंग बात की है। सूरत हाल यह है कि 200 मेडिकल कॉलेजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और वो तकरीबन उनमें से 70% अनरेगुलेटेड, अजीबोगरीब सी रेगुलेशन है। हमारे रेगुलेटर है क्या? पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, इन तीनों की रेगुलेशन एक की दूसरी रफ्त दिखाती, एक उसका तजाद आ जाता है बीच के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि 25,000 कम अज कम सालाना प्रोडक्शन है मेडिकल स्टूडेंट्स के, जो डॉक्टर बन के निकलते हैं, और आगे उनके आगे एक ब्लैक बोर्ड खड़ा है। उन्हें किसी किस्म की नौकरी अवेलेबल नहीं, हत्ता के पार्ट बंद करने के बाद भी वो उन्हें ट्रेनिंग के लिए स्लॉट मुयसर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। और हम बात कर लेते हैं नायब सदर खातून डॉक्टर बुशरा हक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, आप मुंतखब हो चुकी हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन अभी असल में अब तो आपका काम शुरू हुआ है, आपने कम्युनिटी के लिए काम करना है। वही सवाल आपके सामने रखूँगा कि आपने जो है वो शोबा सेहत के लिए जो है वो काम करना है, और अगर PMA लाहौर की बात करें तो हमेशा वो कोई ना कुछ जब इशू होता है तो उसको वो उजागर करते हैं। जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, बात करें आप डॉक्टर साहबा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइन पर लिया है। जो सवाल आपने किया उसका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब तो मेरा ख्याल है डॉक्टर शाहिद मलिक इन डिटेल दे ही चुके हैं अभी, कि ये हमारी सारी बातें जो हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं सारी बातों को मैं रिपीट करूँगी कि ख़ास तौर पे इस पर PMDC, हायर एजुकेशन कमीशन
और जो हमारा जो है ये हेल्थ केयर कमीशन, ये सारे मसाइल जिनसे डॉक्टर्स दो चार हैं। फिर इस तरह सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है हमारी, उसकी वजह से हमारे बच्चों को मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स हैं वो, तो ये सारी बातें एड्रेस हो। तो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किस इशू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? इस तरह तो कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल है। करना मुश्किल है कि सारे ही इश्यूज साथ बाय साथ एक दूसरे के साथ साथ टेकअप होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब से पूछते हैं। डॉक्टर शाद मलिक साहब, बताइएगा कि इस वक्त अब क्या आपका लायामल क्या होगा इस मुंतखब होने के बाद? क्या क्या आपके माइंड में है कि क्या क्या करेंगे फर्दर कम्युनिटी के लिए या शोबा सेहत के लिए? सबसे पहले कैसे तो बेहतर कैसे करना है? हमने हमेशा बात की है कई सालों से, अराउंड अबाउट 15 ईयर्स मुझे हो चुके हैं। हमेशा जब भी कोई बात आती है तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जाके बेहतर हो जाए शोबा। तो क्या समझते, क्या करें, कैसे बेहतर होगा जी? मियां साहब, सबसे पहले तो हमें इस वक्त दो मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं और हेल्थ केयर कमीशन और पीएमडीसी, इनके अंदर रेगुलेशन के मसाइल हैं, मैनेजमेंट के मसाइल हैं, और वो उनके अंदर कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इनके अंदर कुछ रब्त एस्टैब्लिश हो जाए और जितनी स्लॉट निकल रही है प्रोडक्शन, वो मार्केट बेस्ड बने ताकि आगे एब्जॉर्ब भी हो। ये तो काम इतना चल नहीं सकता कि फैसिलिटी हो कोई ना और प्रोडक्शन करते गए आप। मेडिकल कॉलेज खोले, अस्पताल ना खोले, ये कैसे काम चलेगा? बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, आजकल एक जो अभी जो है वो महकमा सेहत की जानब से एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है कि सामने के जो जी हर प्रोफेसर जो है वो सरकारी अस्पतालों में उसकी बायोमेट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन कोई है, तो इसके हवाले से आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये अच्छा फैसला है या आप क्या समझते हैं? मियां साहब देखें, इस फैसले के अंदर नकाज जो अपैरेंटली सामने नजर आ रहे हैं। डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप प्राइवेट और सरकारी को एक लाइन के अंदर नहीं देख सकते। सरकारी के अंदर एक लाइन लगी होती है सैकड़ों मरीजों की जो बाहर लगी होती है, और प्राइवेट के अंदर बाई चॉइस बदला जाता है 10, 15, 20 के। अब ये बताएं, ये जो फैसला इन्होंने कर रहे हैं कि हर चीज ऊपर बायोमेट्री लगेगी, हर चीज कंप्यूटर पे चलेगी, हर चीज का हल डिजिटलाइजेशन नहीं है। हर चीज का जुडिशियस एक्सपेंडिचर, जुडिशियस पॉलिसीज जिसका भुगतान है इस वक्त दो डिपार्टमेंट के अंदर, कंपनियां बन रही है बैंक के अंदर, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके से ये डेट ऐसे पड़ रहे हैं जिसकी करेक्शन खुदा ना खास्ता इरिवर्सिबल केस में जाती जा रही। तो कहीं ये तो नहीं है, ये भी तो एक बात सामने आती है कि जी प्रोफेसर रात काम नहीं करते, वार्ड्स में नहीं जाते, राउंड नहीं करते, तो क्या ये तो नहीं है कि उससे बचने के लिए जो है इसके ऊपर तनकीद की जा रही है? नहीं मियां साहब, बिल्कुल। देखें, हमने आज तक, आपको भी इतने साल मेरे काम करते हो गए, हमने किसी डॉक्टर को जिसके अंदर मेल प्रैक्टिस है या उसके अंदर कोई नेग्लिजेंस है, हमने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल आप ठीक। इनका परफॉर्मेंस ऑडिट करें, इनका देखें कि कितनी प्रोफेसर या किसी जो कंसल्टेंट है उसकी मेजर सर्जरी कितनी है, माइनर कितनी है, उनके इंडिकेटर बना ले आप। बात यह है कि आप जब तक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बेस वो भी उसको मशरूत किया गया था कि अगर ये जो अटेंडेंस है अगर ये बायोमेट्रिक होगी तो फिर बायोमेट्रिक होगी तो फिर जो है वो की परफॉर्मेंस जो है केपीए लॉस भी मिलेगा। वो तो शायद गालबन महकमा सेहत नहीं देना चाहता। बड़ी मुद्दे की बात यह है कि ये तमाम जो ऊपर से बर्डन गिरता है, बोझ गिरता है, सिर्फ जो पीजी डॉक्टर्स हैं, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, एमओज हैं, उनके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं यहाँ पर डॉक्टर बुशरा हक साहिबा से पूछना चाहता हूँ, खासतौर पर जो लेडी डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस करती हैं, फिर स्पेशलाइजेशन करती हैं और फिर वो उनकी फैमिली उनको फील्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में फील्ड में नहीं आने देती और वो शादी कर ली जाती है, तो फिर जो है वो इतना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगता है और फिर उसके बाद जो है वो फील्ड में डॉक्टर्स की कमी होती है। उनके लिए डॉक्टर बुशरा हक साहिबा आपका क्या पैगाम है? जी, मेरा पैगाम उनके लिए बिल्कुल ज़्यादा जब आपके ऊपर हुकूमत खर्च कर रही है तो इस सूरत हाल में ख़वातीन डॉक्टर्स को बिल्कुल भी कतई तौर पे फील्ड छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं ये फर्दर ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि नो डाउट ख़वातीन के साथ मसाइल होते हैं,
उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, छोटे इश्यूज होते हैं। तो हम इस मसले को बड़ा भी हल कर सकते हैं, ख़वातीन को एज में थोड़ी सी लेवरेज दे दें। इस मसले को हुकूमती सतह पर टेकअप किया जाए कि ख़वातीन को, बच्चियों को उनके मेल काउंटर पार्ट के साथ ट्रीट ना किया जाए, उनको 1 से 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए ताकि अपनी लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाद मलिक साहब बाकायदा कब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद करेंगे? जो है वो ज़ाहिर है कि नई बॉडी मुंतखब हो चुकी है और उसमें देखिए साहब, नई बॉडी ने 1 जनवरी को अपने ऑफिस का चार्ज लेना है, उससे पहले तो पुरानी बॉडी चलेगी ना। बिल्कुल तो ज़ाहिर है। जनवरी के बाद अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हम अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है अपना पूरे सामी बरादरी को आगे रखेंगे हम इंशाल्लाह। तो इससे पहले तो आप गालिबन जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी जी, मैंने जनरल सेक्रेटरी था, मैं प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बना हूँ और अपनी पाकिस्तान के एक बड़ी ब्रांच को लीड करूंगा इंशाल्लाह। तो इस मौका पर कोई पैगाम भी दे दें अपनी कम्युनिटी के लिए। अब आप जो है पैगाम सिर्फ ये है जी, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कि इस वक्त क्राइसिस का माहौल है और आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, इंसानियत के लिए भी सोचना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालात काफी मेडिकल एजुकेशन के और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के खराब हो चुके हैं। मेडिकल एजुकेशन के ऊपर तो आपके सामने सूरत हाल है कि जो इस वक्त जो है वो आपके जितने भी जो है वो टीचिंग अस्पताल है वहाँ पर तो साबका सेक्रेटरी हेल्थ साहब जो है वो टीचिंग कैडर के जो प्रोफेसर हजरात को ही MS तैनात किया गया था। इसके ऊपर ये क्या बहुत बड़ा, देखिए मैं आपसे पहले भी बात करते रहे, ये इतना बड़ा मैनेजरियल डिफेक्ट है कि आपके इस वक्त वाटर टैंक डिपार्टमेंट केडर है, टीचिंग केडर है, कंसल्टेंट केडर है, जनरल केडर है। एक मुझे बताएं कि एक डॉक्टर जो प्रोफेसर है उसका काम टीचिंग करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन करना है? अब वो ना तो मरीज देखता है ना सर्जरी करता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बैठा हुआ है और इतनी जो डेट पड़ गया डिलीवरी सिस्टम के अंदर, अस्पतालों के हालातों देखे जाके आप, सिर्फ इस वजह से कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब ये नहीं दी जा रही। तो क्या था पीछे, क्या आप तो वसी तजर्बा रखते हैं, क्या टीचिंग कैडर आप समझते हैं कि उनके जो प्रोफेसर जब उनको MS लगाया जाता है तो वो ज़्यादा डिलीवर करते हैं या जनरल कैडर? दोनों में कंपैरिजन क्या है, किसका ज़्यादा आप समझते हैं यूजफुल होता है? मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अब टीचिंग अगर एक कोई सर्जन बन गया है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गया है, कोई आई सर्जन है, फार्माकोलॉजी का टीचर है, उसका काम है बेसिक सब्जेक्ट टीच करना। और मैं आपको बताऊं कि जो प्रिंसिपल इस वक्त जो मेडिकल कॉलेज का होता है ना, बाय वर्चू ऑफ द पोस्ट वो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल केडर का ही होता है, ये केडर के अंदर लिखा हुआ है। मसला सिर्फ ये था कि जो पिछले सेक्रेटरी ऐसे थे जो पहले 2 डिपार्टमेंट चला रहे थे, बिल्कुल जी, उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ऐसे डेट डाल दिए हमारी सर्विसेज के अंदर कि उसके अंदर उसकी रिड्रेस का सारा काम चल। बिल्कुल जी। इसके ऊपर डॉक्टर साहब इंशाल्लाह जो है वो अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आएगी और 1 जनवरी का वेट करेंगे हम। तो बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर बुशरा हक साहबा ने भी जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और अपना जो है वो इस पर व्यू पॉइंट दिया। तो नाज़रीन जो है वो PMA की नई बॉडी मुंतखब हो चुकी है लाहौर की। यकीनी तौर पर अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो है वो महकमा सेहत के मसाइल को कैसे हल करेंगे और कौन कौन से मसाइल उनकी तरजीहात में शामिल है, इसके ऊपर भी बात की। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।